What is up guys, it's me your friend जय मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स के बारे में। एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कितने टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं और मॉनिटर्स के बैक साइड में बहुत कुछ लिखा होता है टेक्निकलिटीज में, उसके कनेक्टर्स के बारे में, बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है, बहुत कुछ इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और ये वीडियो होने वाला है ज़बरदस्त बिगिनर्स के लिए। जी हाँ, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप प्लान कर रहे हो एक नया मॉनिटर लेने का, या फिर आपके पास ऑलरेडी मॉनिटर है और आप मॉनिटर को अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि तीन टाइप के जो मॉनिटर्स होते हैं, एक होता है नियर फील्ड मॉनिटर, एक होता है मिड फील्ड मॉनिटर और एक होता है फार फील्ड मॉनिटर। जी हाँ, नियर फील्ड, मिड फील्ड और फार फील्ड मॉनिटर्स, ये तीन टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं। तीन मेन प्रकार है मॉनिटर्स के, और इसके ऊपर ही जो स्टूडियो मॉनिटर्स की टेक्नोलॉजी है वो पूरी डिपेंड करती है। अब आपके पास क्वेश्चन है होगा कि कौन सा मॉनिटर्स कहाँ पे यूज होता है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, जो नियर फील्ड मॉनिटर्स होते हैं वो डायरेक्ट मॉनिटरिंग के लिए होते हैं। यानी कि मान लीजिए आप बहुत ही नज़दीक बैठे हो और डायरेक्टली आपको साउंड चाहिए होता है, तो नियर फील्ड मॉनिटर्स आपके लिए बेस्ट है। अगर आप होम स्टूडियो बना रहे हो तो नियर फील्ड मॉनिटर्स ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मिड फील्ड और जो फार फील्ड मॉनिटर्स होते हैं वो एक्चुअली बड़े रूम्स के लिए होते हैं। तो आपका अगर रूम बड़ा है, नॉर्मल से अगर बड़ा है थोड़ा सा, तो आप मिड फील्ड मॉनिटर्स प्रेफर कर सकते हो। और जो फार फील्ड मॉनिटर्स होते हैं वो बड़े स्टूडियोज में होते हैं। लेकिन मिड फील्ड और फार फील्ड मॉनिटर्स के लिए एक्चुअली ये बोला जाता है कि आपका जो स्टूडियो है वो अकूस्टिकली ट्रीटेड होना चाहिए, मतलब रूम अकूस्टिक्स उसका अच्छा होना चाहिए, रिफ्लेक्शंस ताकि प्रॉब्लम ना करे साउंड वेव्स। तो नियर फील्ड मॉनिटर्स जो होते हैं वो आप घर के लिए यूज कर सकते हो, घर के होम स्टूडियो के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर मिड फील्ड और फार फील्ड में आप जा रहे हो तो रूम बड़ा होना चाहिए और साउंड प्रूफिंग या फिर रूम अकूस्टिक ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की। देखिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पहले जान लेते हैं क्या होता है। ये एक्चुअली मेजर होता है हर्ट्ज में, हम इसे मेजर करते हैं। और ह्यूमन हियर्स के लिए लोएस्ट साइड यानी कि लो एंड बेस हम लोग सिर्फ 20 हर्ट्ज से सुन सकते हैं, उसके नीचे के जो साउंड है वो हम लोग नहीं सुन सकते। और जो हायर यानी कि हाइस का जो साइड है, जिसे ट्रेबल बोलते हैं, तो वो ट्रेबल का जो साइड होता है, हाई साइड है, वो 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी है वो ह्यूमन हियर्स हम लोग सुन सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडियो मॉनिटर्स खरीदते हो तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जितना हाई होता है उतना अच्छा हो जाता है आपके स्टूडियो मॉनिटर से जो आउटपुट है फ्रीक्वेंसीज के, उसे सुनना। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जब भी आप देखोगे तो इन एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है। और जहाँ तक मुझे पता है कि 30 हर्ट्ज के नीचे के अगर फ्रीक्वेंसीज आप सुन रहे हो, 20 हर्ट्ज के तरफ अगर जाओगे तो सब वूफर्स भी अवेलेबल है। सब वूफर्स क्या करते हैं, सब वूफर्स 20 हर्ट्ज के जो फ्रीक्वेंसीज है, एकदम जो लो साउंड है वो सब वूफर्स उससे मिलता है। तो सब वूफर्स लगाने से क्या होगा स्टूडियो मॉनिटर्स के साथ, आपको 20 हर्ट्ज टू 30 हर्ट्ज के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको इजीली ऑडिबल हो जाएगा आपके ईयर्स के लिए। और जो ट्रेबल होता है, अलग से हाइज लगाते हैं या फिर स्पीकर में भी आप देखोगे मॉनिटर्स के ऊपर रहता है, वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली देगा आपको 20,000 हर्ट्ज के तरफ के जो हायर फ्रीक्वेंसीज है वो आपको सुनने में हेल्प करता है। आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के वजह से ही ये सारे फ्रीक्वेंसीज आपको सुनने को मिलते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि हायर द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हायर द स्टूडियो मॉनिटर क्वालिटी। तो स्टूडियो मॉनिटर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जितने अच्छे होंगे, स्टूडियो मॉनिटर का यूज़ आपको बेटर मिलेगा, उसका जो पावर है, जो पावर आउटपुट है वो आपको बेटर सुनने को मिलेगा। तो उसके बाद बात करेंगे वेटेज के बारे में। देखिए, वेटेज यानी कि वॉट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम लोग इसे नोटिस नहीं करते। वॉट्स जितना ज़्यादा कंजम्पशन होता है स्टूडियो मॉनिटर्स उतना ही ज़्यादा हैवी होता है। और आमतौर पे स्टूडियो मॉनिटर्स जैसे घर पे हम लोग यूज़ करते हैं वो 10 to 60
वॉट्स टेंटेटिवली कंजम्पशन है रहता है उतना कंज्यूम वो कर लेता है। तो वॉट्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आउटपुट का। और जो बड़े स्टूडियोज़ में आपको स्पीकर्स दिखेंगे उसके वॉट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन होम स्टूडियो के लिए जैसे मैंने बताया 10 से लेकर 60 यानी कि 10 to 60 वॉट्स आराम से वो कंजम्पशन कर लेता है। तो उसके हिसाब से आपको बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो भी आपको देखनी पड़ती है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप बैकअप में इन्वर्टर लगा रहे हो या कोई भी चीज़ें आप लगा रहे हो बैकअप पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ये भी एस्पेक्ट्स आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो अब बात करेंगे फाइनली कनेक्टर्स के बारे में। जी हाँ, कनेक्टर्स मॉनिटर्स के पीछे आप देखोगे तो कनेक्शंस के बहुत सारे उसमें पोर्ट्स दिए रहते हैं। आपको 3 पिन का पोर्ट मिल जाएगा वहाँ पे, आपको मिल जाएगा TRS का पोर्ट, आपको मिल जाएगा वहाँ पे XLR का पोर्ट, आपको वहाँ पे RCA का भी पोर्ट मिलता है। तो बहुत सारे स्टूडियो मॉनिटर्स में ये सारे चीज़ें अवेलेबल होती है। तो कुछ में कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपको TRS XLR तो मिलता ही है, और पावर के लिए 3 पिन का भी उसमें कनेक्टर बैक साइड में मिल जाता है, और बहुत सारे में तो RCA अलग से भी मिलता है, या फिर बहुत सारे स्टूडियो मॉनिटर्स में ये सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। और मैं आपको बेट लगा सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको समझाऊंगा कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले देखिए कि बैलेंस्ड जो ऑप्शन दिया रहता है, बैलेंस्ड ऑप्शंस में एक्चुअली क्या होता है, नॉइजलेस साउंड आपको मिलता है, नॉइजलेस फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेगा, नॉइजलेस सिग्नल्स मिलेंगे। तो जितने भी सिग्नल्स निकलेंगे वो सारे के सारे नॉइजलेस होते हैं बैलेंस्ड में। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है अनबैलेंस्ड में। तो अनबैलेंस्ड में आपने जो भी कनेक्शन किया है, तो अनबैलेंस्ड में आपको नॉइज के साथ ही सिग्नल सुनने को मिलेंगे। अब आपके दिमाग में ये आता है कि अगर आपके पास कनेक्शंस लगाने के लिए अनबैलेंस ही ऑप्शन है और आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अनबैलेंस्ड में कनेक्शन करने जा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो वायर्स है वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर वायर ज़्यादा बड़ा होगा तो सिग्नल ट्रैवल करने को प्रॉब्लम होता है और इसके वजह से ही ज़्यादा नॉइज निकल करके आता है। तो आप अगर अनबैलेंस चाहते हो यूज़ करना, तो उसके वायर्स आपको मेक श्योर करने हैं वो छोटे होने चाहिए। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के बारे में, जो आई एम डैम श्योर आपको नहीं पता था। लेकिन आपको ये भी चीज़ मैं बता दूं कि बैलेंस्ड मोस्टली यूज़ करते हैं आपके स्टूडियो में यूज़ हुआ जाता है, आपके लाइव साउंड जहाँ पे लगता है वहाँ पे बैलेंस साउंड्स ही यूज़ करते हैं। अनबैलेंस साउंड आपको लगेगा कि कहाँ पे यूज़ होता है, अगर ये क्वेश्चन है तो देखिए अनबैलेंस साउंड मोस्टली यूज़ नहीं होता है अनटिल अनलेस अगर ज़रूरत पड़ा हो, यानी कि अगर मान लीजिए बैलेंस्ड साउंड के यूज़ करने के कोई सोर्सेस नहीं है, वायर्स अवेलेबल नहीं है, तब जाकर के अनबैलेंस साउंड यूज़ किया जाता है, वरना इसे मोस्टली यूज़ नहीं करते। तो ये था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के बारे में एक डिस्कशन टॉपिक जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो अब बात करेंगे EQ नॉब के बारे में। देखिए, EQ नॉब्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है स्टूडियो मॉनिटर्स के बैक साइड में। आप में से कईयों को पता होगा कि बैक साइड में रेगुलेटर्स जैसे नॉब्स आपको दिखेंगे, तो बहुतों को लगता है वॉल्यूम नॉब तो समझ में आता है, डेसिबल्स के नॉब होते हैं, वो बढ़ाएंगे तो डेसिबल यानी कि वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन EQ नॉब्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, EQ नॉब्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो EQ नॉब्स ही एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का काम करता है। वो रूम के हिसाब से, मान लीजिए आपका रूम छोटा है और स्पीकर के साइज बड़े हैं, तो आप जैसे अपना जो वॉल्यूम होता है उसको आप जैसे कम रखते हो, वैसे ही जो इक्वलाइजर्स होते हैं, जो EQ नॉब होते हैं, वो भी आपको कम रखने होते हैं। इसके लिए देखना वहाँ पे आपको हर्ट्ज के हिसाब से दिया रहता है, ताकि आप हर्ट्ज अगर कम रखते हो रूम के हिसाब से, तो वॉल्यूम के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी
आप उसमें कंट्रोल में रख सकते हो। तो ये यूज होते हैं EQ नॉब्स के, और वॉल्यूम नॉब्स के बारे में आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता था। सो मैंने आपको अब तक ये बता दिया कि कितने टाइप्स के स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं, कनेक्टर्स कैसे लगते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का क्या फर्क होता है, EQ नॉब और वॉल्यूम नॉब के क्या फंक्शंस होते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ, वो है कि अगर आपको स्टूडियो मॉनिटर्स का बेस्ट आउटपुट, बेस्ट यूज करना है, तो आपका जो रूम है वो अकूस्टिकली ट्रीटेड, यानी कि अकूस्टिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्शंस के ट्रीटमेंट होने चाहिए, साउंड प्रूफिंग होना चाहिए। ये चीज़ें एक्चुअली बहुत लोग अवॉइड कर जाते हैं और वो कंप्लेन भी करते हैं कि मेरे स्टूडियो मॉनिटर से मुझे अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा है, कैसे ये यूज़ करेंगे, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना मॉनिटर स्पीकर चेंज कर दूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा और इसमें ध्यान दीजिए और अकूस्टिक ट्रीटमेंट कीजिए या साउंड प्रूफिंग कीजिए। आपको ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर स्टूडियो विजिट कर सकते हो। तो मेरे स्टूडियो में सारा साउंड प्रूफिंग वगैरह किया हुआ है और ये काम हम लोग भी आपको करवा के दे सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटर से बेस्ट स्टूडियो मॉनिटर के फंक्शंस और यूटिलिटी और जो पावर जो उसका यूज़ है वो करने का। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी मेरे ख्याल से आपके लिए आपको ध्यान देना चाहिए इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे भी। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर साउंड प्रूफिंग आपके घर में नहीं है या फिर अकूस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है, फिर आपको पहले वो करना चाहिए, उसके बाद स्टूडियो मॉनिटर्स लेना चाहिए। एक्चुअली ऐसा आप कह सकते हो, ऐसा करना एक्चुअली ज़रूरी है। अगर आप स्टूडियो मॉनिटर्स प्लान कर रहे हो तो रिफ्लेक्शंस के हिसाब से आपको एक्चुअली लगाना ज़रूरी है। लेकिन आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए, तो हम भी आपको हेल्प इसमें कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपका बजट इतना नहीं है तो आप डेफिनेटली अच्छे हेडफोन्स में भी जा सकते हो, क्योंकि हेडफोन्स भी अच्छे यूज़ में आ सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा बजट में इशू है तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि कितने टाइप्स के स्पीकर्स होते हैं। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है और बेल आइकन को भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।